हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सो गाइस, मेरा नाम है विकास दास एंड जैसा कि आप फर्स्ट स्लाइड देख रहे हैं ये हमारी फर्स्ट स्लाइड इज रेफरिंग टू JKSSB फॉरेस्टर एग्जाम्स के बारे में एंड वी आर स्टार्टिंग केमिस्ट्री पोर्शन टुडे। तो मेरा नाम विकास दास है। कुछ बच्चे मेरे से पहले भी पढ़ रखे होंगे, कुछ बच्चे हमारे चैनल के साथ न्यूली जुड़ेंगे। तो जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब इट। और आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको फर्स्ट स्लाइड दिख रही है कि JKSSB फॉरेस्टर एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आई है एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू इज नोन एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सिलेबस सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा आज। तो फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, सिलेबस डिस्कशन पोर्शन। तो सिलेबस डिस्कशन जो है वो कुछ टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा और एक सिमेट्री बनाऊंगा आपको इस चैप्टर के बारे में कि आपको ये चैप्टर पढ़ना आसान हो जाएगा। जैसे इस चैप्टर में आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको आता है बेसिक्स ऑफ एटम। बेसिक्स ऑफ एटम में आपको एटम के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे एटम को रेफर कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, व्हाट आर आइसोटोप्स, आइसोबार्स, एटॉमिक स्पीशीज क्या होती हैं। तो बेसिक्स ऑफ एटम में आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे। सेकंड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स में आपको बहुत सारे टॉपिक्स रेफर हो जाएंगे बच्चों। तो डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स में जो आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ने को मिल जाएगा, जिसमें आपको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो डिस्कवर्ड हुए हैं। देन एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में। उसके बाद चैडविक्स एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है। अब आपको मैं एक बेसिक बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है ये क्लास 12th के अकॉर्डिंग है। अब 9th, क्योंकि उन्होंने फॉरेस्टर वालों ने जो सिलेबस और करिकुलम आपके लिए दिया है उन्होंने अप टू ट्वेल्थ उन्होंने बोला कि सिलेबस जो है वो आएगा। तो अप टू 12th अगर आप देखोगे तो साइंस तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम से क्लास 11th और 12th में ही पढ़ी जाती है, बाकी क्लासेस में तो उसका बेसिक्स ही होता है। तो मेरा मेन मोटिव है कि मैं आपको साइंस के लेक्चर्स इस तरीके से कन्फाइन करके दूं कि आपको सारा का सारा काम आसान हो जाए। तो ये जो सारा का सारा सिलेबस डिस्कशन पोर्शन है ये इन डेप्थ क्लास 12th लेवल तक के लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स में, जैसा कि डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, चैडविक्स एक्सपेरिमेंट, वो सब चीजें पढ़नी है। इन डिस्कवरीज के बाद हमें मॉडल्स ऑफ एटम पढ़ना पड़ेगा। अब क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है तो मॉडल्स ऑफ एटम पढ़े बिना तो काम हो नहीं सकता। अब मॉडल्स ऑफ एटम अगर आपको पढ़ना पड़ेगा, मॉडल्स ऑफ एटम में आपको जो सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पर देखने को मिलेगा वो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको जैसे जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। उसके बाद ये वाला मॉडल पढ़ने के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा आपका रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। एटम के बेसिकली जो क्लास 12th लेवल पे 3 बेसिक मॉडल्स हैं, एक है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, सेकंड रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम है, थर्ड वन इज बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। एक फैक्ट बताता हूं, जे थॉमसन के स्टूडेंट रहे हैं रदरफोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं बोहर, ठीक है। तो आपको इनकी वर्किंग का भी थोड़ा सा ही सिनेरियो दिखेगा और बोहर्स की थ्योरी में इन दोनों की भी थोड़ी सी हेल्प दिख जाएगी, ठीक है। तो मॉडल्स ऑफ एटम जब आप पढ़ लोगे उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो बनता है आपका इलेक्ट्रॉन की शेप, क्या कहते हैं, एटम की शेप के ऊपर। अब एटम के बहुत सारे पार्ट्स हैं, अब एटम के बहुत सारे पार्ट्स हैं तो वो पार्ट्स हमें एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे एटम है शेल्स, सब शेल, ऑर्बिटल, और ये सारे की सारी चीजें हम पार्ट्स ऑफ शेल और शेप्स ऑफ शेल में हम पढ़ लेंगे। पार्ट्स ऑफ एटम, ठीक है बच्चों, इसमें हम ये सारे के सारे टॉपिक्स ले लेंगे। सॉरी बच्चों, ठीक है बच्चों। तो पार्ट्स ऑफ एटम के बारे में हम पढ़ लेंगे एंड पार्ट्स ऑफ एटम के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहां पर बन के आता है वो आपका आ गया इलेक्ट्रॉन फिलिंग के ऊपर, कि इलेक्ट्रॉन को फिल किस तरीके से किया जाए। इलेक्ट्रॉन फिलिंग के ऊपर आपको टॉपिक्स बता दिए जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग के ऊपर आपके जो टॉपिक्स यहां पर बनते हैं वो आपके बनते हैं यहां पर ऑफ बाउ प्रिंसिपल, हंट्स मल्टीप्लिसिटी रूल, ऐसे कुछ टॉपिक्स बनते हैं। एंड देन उसके बाद जो आपके सिनेरियो में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो आपका आ गया मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। बहुत सारे बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से उनको पता है कि पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है, जो पार्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कर सकता है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर बातचीत करेंगे। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स में आपके अगेन 2 कॉन्सेप्ट्स, सबसे पहले आपका आ गया प्लैंक्स थ्योरी, सेकंड थ्योरी इज नोन एज आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट वाज गिवन बाय आइंस्टाइन। और इन दोनों को कंफाइन करके एक थ्योरी आई थी जिसका नाम था डी ब्रॉगली डोल नेचर ऑफ मैटर। तो वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहां पर पढ़ा दिए जाएंगे। और लास्ट टॉपिक दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज, स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज।
इसके ऊपर हम काम करेंगे, जिसमें हमें रेडियस ऑफ एटम या कभी फोर्थ शेल से सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो कौन सी रेडिएशन एमिट होंगी, ये सब सवालों के जवाब मिलेंगे। और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रूल, क्वांटम नंबर्स, वो सारे के सारे टॉपिक्स भी हम इस चैप्टर में लेने वाले हैं। तो ये सारा का सारा सिलेबस आपके फर्स्ट वीडियो के रिगार्डिंग था। आप आई होप कि आपको ये सारा का सारा कन्फाइंड सिलेबस समझ आया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्लाइड अगर आप देख रहे हो चैप्टर की, दैट आर अबाउट द बेसिक्स ऑफ एटम। एटम के बेसिक्स के ऊपर ये स्लाइड है। आप देख पा रहे हो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर हेडिंग दे रखी है। यहां पर एक एटम का स्ट्रक्चर बना रखा है। माना जाता है कि एटम का ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज श्रोडिंगर स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बेसिक्स ऑफ एटम है। आप इसरो का सिंबल देखोगे उसमें भी ये स्ट्रक्चर है। एटॉमिक रिसर्च बार का सिंबल देखोगे उसमें भी ये स्ट्रक्चर है और ये इनके सिंबल के तरीके से यूज किया गया है। तो आप ये पूरी शीट देख सकते हो। यहां पर एटम की जो भी बेसिक बातचीत है, जो आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, जो आपको क्रैम करना है, वो यहां पर लिखा गया है। जैसे कुछ बातें यहां पर लिखें कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट। हर एक चीज जो है वो मैटर की बनी है, हर एक मैटर एलिमेंट का बना है। तो एटम किसी भी जो भी एलिमेंट, किसी भी आप मैटर की बात करते हो, उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। हर एक चीज इस पूरी की पूरी समाज में, पूरे के पूरे साइंस में, हर जगह जो है वो एटम की बनी हुई है। सेकेंड लाइन जो ये बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट दैट केमिकली रिएक्ट। ठीक है, एटम्स बेसिकली केमिकली रिएक्ट करने वाले स्मॉलेस्ट पार्ट्स को बोलते हैं। जो एलिमेंट्स के स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं, जो केमिकली रिएक्ट करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट से, उसको एटम बोलते हैं। एटम की एक बेसिक बातचीत मैं भी आपको बताता हूं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बेसिक बातचीत बताता हूं। जैसे आपको कुछ थ्योरी बताता हूं एटम के बारे में, बेसिक बातचीत बताता हूं, देन वो आप स्लाइड रीड कर सकते हो। जैसे एटम के बारे में सबसे पहली बात है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, ये थ्योरी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दी थी जी। अब जॉन डाल्टन ने ये थ्योरी दी थी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। एक और बात इन्होंने यहां पर बोली, एटम इज इनडिविजिबल इन नेचर। इनडिविजिबल मतलब एटम कभी टूटेगा नहीं, एटम टूट नहीं सकता। पर इनकी इस थ्योरी को एक बड़ा झटका लग गया जब यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स होना स्टार्ट हुए। उसी एक्सपेरिमेंट्स की बात हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो यहां पर एटम्स के बेसिक के ऊपर बातचीत करो। अब उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के दम पे यहां पर 3 तरीके के पार्टिकल डिस्कवर हुए। अगर आप देख रहे हो यहां पर 3 तरीके के पार्टिकल डिस्कवर हुए। तो यहां पर जो पार्टिकल डिस्कवर हुए उनके नाम मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक एटम के अंदर 3 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। जो पहला पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डिस्कवर हुआ है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। The positively charged particle present in an atom is called proton and the neutral particles that carry no charge in itself is known as neutron। तो 3 तरीके के पार्टिकल्स एटम के अंदर डिस्कवर हुए। अब एटम को डाल्टन ने बोला था कि ये स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है, पर क्योंकि बिकॉज ऑफ सम एक्सपेरिमेंट्स जो हम आगे करेंगे, कुछ नाम बता देता हूं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, चैडविक एक्सपेरिमेंट, उनके बुनियाद पे हमें 3 तरीके के पार्टिकल्स डिस्कवर हुए और डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी फ्लॉप हो गई। अब 3 तरीके के पार्टिकल की बातचीत यहां पर शीट पे लिखी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कह रहे हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उनकी डिस्कवरी के बारे में किन किन साइंटिस्ट को क्रेडिट दिया जाता है या किन का नाम जोड़ा जाता है कि किसने इन पार्टिकल्स को डिस्कवर किया। जैसे आप देख पा रहे हो कि कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय, किसका नाम लिखा है? सर जे थॉमसन। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट आफ्टर डाल्टन जिन्होंने एटम के बारे में बहुत बड़ी डिस्कवरी करी। इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो विलियम क्रूक्स ने कंडक्ट करा, उसके अंदर इन्होंने कैथोड रेज की डिस्कवरी करी। अब कैथोड रेज की डिस्कवरी करी। कैथोड रेज आर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं। वो आगे क्या एक्सपेरिमेंट है वो बता दूंगा, अभी ये क्रैम कर लो कि सर जे थॉमसन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए अगर किसी को रिस्पॉन्सिबल किया जाता है कि किन्होंने डिस्कवर करा, उनका नाम था सर जे थॉमसन। ठीक है, अब एनोड रे एक्सपेरिमेंट एनोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ही एक मिलता जुलता सिमिलर एक्सपेरिमेंट था, उसका नाम था एनोड रे एक्सपेरिमेंट। दिस वाज डन बाय गोल्डस्टीन। और प्रोटॉन्स की जो भी डिस्कवरी है उसका सारा का सारा क्रेडिट गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट को दिया जाता है। देन द थर्ड शीट इज नोन एज न्यूट्रॉन वाला पार्टिकल। अब न्यूट्रॉन वाला पार्टिकल जो है उसकी डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है? चैडविक। इनका पूरा नाम था जेम्स चैडविक। इन्होंने न्यूट्रॉन नाम के जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी डिस्कवरी करी थी। और न्यूट्रॉन के बारे में एक बातचीत रखिए कि न्यूट्रॉन एक एटम का सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल होता है। ये एक आपका फैक्ट है जो आपको पूछा जा सकता है कि विच इज द मोस्ट हैवीएस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। तो न्यूट्रॉन इज द मोस्ट हैवीएस्ट पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट इन एन एटम बट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कल को आगे मॉडल पढ़ाऊंगा। अब आप देख रहे हो कि यहां पर यही डायग्राम देख लो, इसी को बताता हूं। जैसे आपको ये बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपको बताया इलेक्ट्रॉन है, ये आपको बताया प्रोटॉन है।
अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन इज द मोस्ट हैवी पार्टिकल जो एक एटम के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक समझ आया हो। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक अगेन अबाउट द बेसिक्स। ये टॉपिक जो है ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर से डिस्कस होता है। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मास नंबर ऑफ एन पार्टिकल। एटॉमिक नंबर इज कंसीडर्ड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ एटम या प्रेजेंट इन एन एलिमेंट, कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। लेकिन अब देखो दो तरीके के पार्टिकल होते हैं। अब एक पार्टिकल होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल जिसके ऊपर कोई भी चार्ज कैरी नहीं होता, और एक तरीके के पार्टिकल होते हैं जिसके ऊपर चार्ज कैरी होता है, उनको बोलते हैं आयंस। न्यूट्रल के केस में अगर आप देखोगे, न्यूट्रल पार्टिकल्स के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, NP स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इज डिफाइंड एज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। अब न्यूट्रल पार्टिकल के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी एटॉमिक नंबर कंसीडर कर सकते हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी आप एटॉमिक नंबर कंसीडर कर सकते हो इन केस ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल। तो न्यूट्रल पार्टिकल के केस में अगर आपको फंसाने की कोशिश की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अगर मैं आयंस की बात करूं, आयंस में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे या तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो उस केस में जो पार्टिकल बनता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बनता है जिसको हम बोलते हैं एनायन, और तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुए, लूज हुए, तो उस केस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनता है जिसका नाम है कैटायन। अब एनायन और कैटायन के केस में अगर आप बातचीत देखोगे तो एनायन और कैटायन आर बेसिकली आयंस। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर फिक्स नहीं है, तो आयंस के केस में इस अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कंसीडर्ड एज द एटॉमिक नंबर। इतना तो समझ आया कि न्यूट्रल केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है, इस केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है, तो प्रोटॉन भी ले सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हो एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए। और अगर आप आयंस की बात करो, उसमें एटॉमिक नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है, या तो वो इलेक्ट्रॉन का नंबर या तो कम होगा प्रोटॉन से या तो ज्यादा होगा। अगर कम होगा तो अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज बनेगा जिसको बोलते हैं कैटायन, और अगर इलेक्ट्रॉन का काउंट एटम में पहले के मुकाबले ज्यादा है तो उस केस में नेगेटिवली चार्ज आयन बनेगा जिसको बोलते हैं एनायन। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है उनको आयंस बोलते हैं, और आयंस के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता। हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। देन अगला टॉपिक जो यहां पर बन रहा है दैट इज नोन एज मास नंबर। आपको कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा, यहां पे एग्जांपल है वो भी बताऊंगा। मास नंबर देखो क्या होता है बच्चों, मास नंबर इज बेसिकली एनालाइज्ड बाय ए। जैसे Z एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर को हम A बोलते हैं। और मास नंबर माना जाता है कि जो एटम का सारा मास है वो न्यूक्लियस में कन्फाइंड है। तो न्यूक्लियस का मास क्या है, न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल है, मास नंबर उसी चीज पे डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियस में बेसिकली प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब 12th लेवल तक तो हमें यही बातें हैं कि प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। अभी करंट साइंस सिचुएशन के हिसाब से वी नो कि हमारे पास चार्म्स क्वार्क होते हैं, हमारे पास डिफरेंट तरीके के क्वार्क्स होते हैं, न्यूट्रिनो, प्रोटीनो, डिफरेंट तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। पर 12th लेवल के कंसीडरेशन के हिसाब से और फैक्चुअल नॉलेज के हिसाब से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर द ओनली पार्टिकल दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर हमें मास नंबर निकालना है, मास नंबर इज बेसिकली सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब ये आ गया आपका मास नंबर। ठीक है, अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, एटॉमिक नंबर आपका आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स मान लेते हैं क्योंकि दोनों केस में सेम था, इलेक्ट्रॉन्स आयंस के केस में नहीं होते हैं, तो वो आपने समझने के लिए बता दिया आपको। अब तीसरा टॉपिक जो यहां पर लिखा है दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। एक एटम को लिखा कैसे जाता है। अब एटम जो है वो तो बेसिकली एक साइंटिफिक डिस्कवरी है, लेकिन हमें उसको कॉपी पे लिखने के लिए या हमें उसको समझने के लिए, किसी को समझाने के लिए उसको रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी है। तो एटम को कैसे माना जाता है, तो हम मानते हैं कि हम जिस किसी भी पार्टिकल की बात करेंगे, उस केस में अगर हम एटम की बात करें, एटम जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले बताना पड़ता है किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। मान लो हम किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स। ठीक है, एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। मान लो ये कोई भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 118 एलिमेंट है। आप किसी की भी बारे में बातचीत कर सकते हो। तो एक्स इज द बेसिक एलिमेंट जिसके बारे में बातचीत हो रही है। अब मुझे इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताना है। ठीक है, अब मेरे को इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताना है। तो एटॉमिक नंबर इज बेसिकली Z, आपको बताया था। तो एटॉमिक नंबर हम लिखते हैं नीचे पाँव पे, और मास नंबर जो है वो हमें कहाँ लिखना पड़ता है, ऊपर।
या तो हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकती है, जैसे x है, यहाँ पर मैंने दूसरे तरीके की रिप्रेजेंटेशन बताई है कि यहाँ पर अगर x है तो z मैं इस तरफ लिख सकता हूँ, a मैं ऊपर की तरफ लिख सकता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो बेसिक ये बता रहा हूँ कि जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा पैरों पर लिखा जाता है और जो मास नंबर है वो हमेशा हेड पे लिखा जाता है, टुवर्ड्स द हेड। समझ आ रही है बात? तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको आई होप कि समझ आ रहा हो, ठीक है। तो ये स्लाइड तो जो है वो आपकी डन हो जाती है। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक रिप्रेजेंटेशन करके दिखा देता हूँ, मैं कुछ बेसिक रिप्रेजेंटेशन करके दिखा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1 एंड मास नंबर इज 1। तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे आपको सही लगे। दूसरा कोई भी एलिमेंट जिसका थोड़ा डिफरेंट है उसके बारे में बातचीत करता हूँ। एग्जाम्पल इज टेकिंग अबाउट, मैं ले लेता हूँ, मान लो हीलियम की बात कर लेता हूँ। हाइड्रोजन के बाद तो हीलियम ही आता है, हीलियम का नंबर है 2, एटॉमिक नंबर इज 2, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2 बट मास नंबर इज 4। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4। आई होप कि आपको ये समझ आया कि किस तरीके से हमें रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये आई होप कि आपको समझ आ गया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बना, क्योंकि अब हमें रिप्रेजेंटेशन और एटॉमिक नंबर ये सब चीज़ें पता करना आ गया, एटॉमिक नंबर को लिखना आ गया, पता लग गया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। तो ये शीट जो नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है सीखने के लिए। दिस इज बेसिकली, ये 9th क्लास के करिकुलम में भी है। जैसे आइसोटोप आइसोबार आप 9th में भी पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ लोगे। आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉन का आपको खास तौर पे 11th पे ही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये सब स्पीशीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है। अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सिखा पाऊं तो उस केस में आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से कोई भी एलिमेंट जो है वो काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आ गया, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट लेते हैं क्लोरीन, नंबर 17, ऊपर आ गया 35। तो आपको पता है कि जो बेस में रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से होती है, ये तो आप जानते ही हो। जैसे 17 है, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास एटॉमिक नंबर है, हाँ है ना। और ये क्या है आपके पास, ये मास नंबर है, ए, हाँ है ना। अगर आप कंपेयर करोगे तो इससे कंपेयर करोगे ना, ऐसे कंपेयर करोगे। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होता है। क्या आपको ये न्यूट्रल एटम लग रहा है कि ये आयन है? ये न्यूट्रल एटम है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज मैंने नहीं लिखा है, इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मेंशन्ड नहीं है। तो एक न्यूट्रल तरीके का पार्टिकल है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो बेसिकली जो भी एटॉमिक नंबर है उसके बराबर आएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो भी आएगा, जो यह आपका लिखा हुआ है बेस में एटॉमिक नंबर, उसके बराबर आएगा। एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आपको क्योंकि पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, आपका एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता लग गया कि 17 है, इफ़ यू कैलकुलेटेड, तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपको पता लग गया नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका 17 है तो अगर, और एटॉमिक मास आपका कितना दे रखा है, 35 है ना, 35 दे रखा है। तो अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, यहाँ आ जाएगा 35 माइनस 17, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनेगा 18। तो 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया 18। सीधा सीधा बताता हूं, आप अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, जैसे आपने, मैंने बताता हूं आपको, लिथियम आ गया 37, ये न्यूट्रल स्पीशीज है। शॉर्टकट बता रहा हूं, ये आपका आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। 7 माइनस 3 क्या आ गया, 4। तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरीके से किसी भी न्यूट्रल एटम का हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। समझ आ रही बात? अगर मैं आयंस की बात करूं, आपको अगर एग्जांपल्स उतारनी हो तो उतार सकते हो। अगर मैं आयंस की बात करूं, जैसे मैं बात करता हूं Cl नेगेटिव आयन की, ठीक है, Cl नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन है मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, क्योंकि देखो ध्यान से, नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है। और पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज होता है। समझ आ रही है बात? ये तो बातचीत समझ आ गई होगी। पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रॉन लूज होता है और नेगेटिव के केस में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। किसमें, एटम में, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें अगर मैं देखूँ, Cl नेगेटिव आयन के बारे में अगर मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताना है, तो Cl मेरे को पता है कि इसका नंबर जो बेसिक है वो 17 है और ऊपर नंबर तो 35 ही है। ध्यान से देखना, ये नंबर तो पता है। ये कुछ बेसिक्स आप फर्स्ट 20, 30 एलिमेंट्स याद कर लो, सही हो जाएगा। आपको ट्रिक भी बता दूंगा, अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके बताना, मैं आपको फर्स्ट 20-30 एलिमेंट्स याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर याद करना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि आयंस के केस में डिफरेंट होता है तो अभी इसको रहने देंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो जो बेस पे लिखा है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, दैट इज 17।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, ध्यान से देखना। न्यूट्रॉन के केस में तो सेम सिनेरियो है, 35 माइनस 17, 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स की बात कैसे करेंगे? आयंस के केस में सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए। अब आयंस के केस में इलेक्ट्रॉन में ही थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकता है। बस अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं सिनेरियो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर यहां पर आप देखो सबसे पहले चार्ज कौन सा दिया है, माइनस, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन आया, अगर साइन नेगेटिव है तो आपको साइन बदल के जितना भी नेगेटिव है उतना प्लस करना है, तो वो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ आ रही बात? जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है तो मैंने बोला साइन बदलना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो भी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है बच्चों 17, उसमें माइनस है तो माइनस में साइन बदलना है, प्लस करना है, +1 आपका आ गया 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके आ गए 18। समझ आई बात? अब यही सेम सिनेरियो जो है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, यही सेम सिनेरियो में आपको एक दो एग्जाम्पल्स और करके दिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ आ रहा है, खुद करके देखो। देखो ये सवाल आपसे होगा कि नहीं, लिथियम पॉजिटिव, ठीक है। अब लिथियम के बारे में बेसिक बताता हूँ कि 3 और 7 होता है। तो अगर आप नंबर ऑफ, अगर आपको सही तरीके से कॉन्सेप्ट पता चला तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 3 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 7 माइनस 3 है, माइनस करना होता है, बताया था। 7 माइनस 3 क्या होता है 4। तो अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, साइन बदलना पड़ेगा। अब साइन क्या है यहाँ पे, प्लस का 1 है तो मेरे को साइन बदलना पड़ेगा, माइनस का 1 करना पड़ेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन है 2। क्या ये चीज समझ आई? आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो एक दो एग्जांपल्स करने को दे रहा हूं, घर से कर लो। जैसे मैं बता रहा हूं, बेरिलियम आ गया 4 8, कार्बन आ गया 6 14, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपकी, पोटेशियम आ गया प्लस, पोटेशियम आ गया प्लस। अब प्लस आ गया पोटेशियम का, ऐसे बेसिक नंबर होता है 19 और 39, ठीक है। 19 और 39, 39 है, 37 नहीं है, वो 7 जैसा लिख रहा है क्योंकि एंडिंग में चला गया बिल्कुल, ऐसे 39 है वो, ठीक है। ऐसे लिख लेना। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आप होमवर्क करके आना, ठीक है बच्चों। अब स्पीशीज के बारे में समझ लेते हैं, जो वो शीट है अब हमें वो समझ आएगी। अब वो जितनी भी स्पीशीज हैं वो ये डिस्कस करने में हेल्प करवाती हैं हमारी। देखो ध्यान से, अब आ जाओ। ये जितने भी आपको स्पीशीज दिख रही है, ये बेसिकली 2 एटम्स के बीच का कंपैरिजन करके बातचीत है। अब इसमें एक एटम की बातचीत नहीं है। अब आपको अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना आ जाए तो वो आपको वो कंपैरिजन करना भी आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे आइसोटोप्स के बारे में बातचीत है यहाँ पे। सबसे पहला है डिफरेंट एटॉमिक स्पीशीज, ये चारों को चारों है जो है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये चारों के चारों जो स्पीशीज हैं ये कंपैरिजन है 2 डिफरेंट तरीके के एटम का या 2 सेम तरीके के एटम का और उनकी प्रॉपर्टीज का। ये सारे रिलेशन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स के बीच के। अब देखो, जैसे मैं आपको सबसे पहला रिलेशन समझाता हूं। सबसे पहला रिलेशन जो आपको यहां पर दिया हुआ, दैट इज नोन एज आइसोटोप स्पीशीज। आइसोटोप स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बट द मास नंबर इज डिफरेंट। मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि अगर मास नंबर डिफरेंट होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस है। यहाँ पे ऐसे 2 स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर तो सेम है पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, उनको बोलते हैं हम आइसोटोप्स। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है H11, H12। आप यहां पर देख रहे हो कि यहां पर देखो 1 1 1 2, तो यहां पर नंबर, दोनों के केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, दोनों के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, दोनों के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। इसके केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, इसके केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1, 2 - 1 करेंगे ना, बताया था, है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम हो बट द डिफरेंस लाइज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दीज स्पीशीज आर नोन एज आइसोटोप्स। और जैसा मैंने आपको बताया था 2 के बीच का कंपैरिजन, तो 2 एलिमेंट लेके कंपैरिजन हो गया। यहाँ पे सेकंड के ऊपर आते हैं। सेकंड टाइप ऑफ कंपैरिजन इज नोन एज आइसोबार स्पीशीज। आइसोबार स्पीशीज बेसिकली वो स्पीशीज होती हैं जिसमें मास नंबर सेम होता है बट द एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने का मतलब है कि यहां पर जो कोई भी, अगर आप एटम की बात करो, एटम के अंदर जो मास नंबर है, जैसे मैं आपको यहां पर मास नंबर मार्क करके दिखाता हूं, ये मास नंबर इसका 40, इसका मास नंबर 40, एर्गॉन का मास नंबर 40, पोटेशियम का मास नंबर 40। तो मास नंबर इज सेम। इसमें बेसिकली क्या, जो ए है, ए की वैल्यू सेम रहेगी, मास नंबर इज सेम बट द डिफरेंस लाइज जो है वो कहां पे है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर में। बेसिकली एटॉमिक नंबर में है, एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है। जैसे आप देखोगे यहाँ एटॉमिक नंबर 18 है, यहाँ पर 19 है।
समझ आ रही बात? तो 18 और 19 होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो वो माइनस करके देखना, वो भी डिफरेंट ही आएगा। समझ आ रही है बात? तो ऐसी स्पीशीज जिसमें एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो पर मास नंबर सेम हो, बात समझ रहे हैं, दैट स्पीशीज आर नोन एज आपका क्या बोलते हैं, आइसोबार स्पीशीज। इसमें एक बात आप याद रखना, जो बेसिकली जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना, समझ रहे हो आप, कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इसका जो सम है वो दोनों के दोनों एटम के केस में क्या रहेगा, कांस्टेंट, सेम रहेगा। अब देखो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, तो दोनों 40 है ना, तो वो कांस्टेंट रहेगा। दीज स्पीशीज आर नोन एज आइसोबार स्पीशीज। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। फिर आपका आ गया आइसोटोन स्पीशीज। आइसोटोन स्पीशीज आर बेसिकली ऐसी स्पीशीज होती हैं ये जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम। मैंने एग्जांपल यहां पर दे रखी है, एग्जांपल कोट कर रखी है मैंने हाइड्रोजन और हीलियम की। पहला मैंने जो पार्टिकल लिया है वो मैंने हाइड्रोजन का ट्रिटियम वाला पार्टिकल लिया है। अब हाइड्रोजन के यहाँ पर बेसिकली दो आइसोटोप दिए हैं, इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। इसका तीसरा आइसोटोप ही है जिसको हम ट्रिटियम बोलते हैं, जिसके पास मास नंबर 3 है। यहाँ पर ड्यूटेरियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मास नंबर 2 है, प्रोटियम इसलिए क्योंकि इसका मास नंबर 1 है, सिंपल एज दैट। तो हाइड्रोजन जो है अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, समझ आ रही बात, इफ यू कैलकुलेट इन दिस, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा आपका 3 - 1, तो ये क्या आ जाएगा 2। यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा 4 - 2, क्या आ जाएगा 2। तो अगर आप देख रहे हो ऐसी कोई स्पीशीज का कंपैरिजन हो रहा हो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, सेम है, तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोटोन्स। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बेसिकली ऐसे एटम या ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बातचीत हो रही है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थ्रू आउट सेम है दोनों के दोनों कंपैरिजन में। जैसे आपको यहां पर दे दिया गया है N2O और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। समझ आ रही है बात? तो अगर आप इन दोनों के बारे में बातचीत करोगे तो N2O की अगर मैं बातचीत करूं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। आधे बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको पता होगा कि नाइट्रोजन का नंबर 7 है। इफ नाइट्रोजन हैज अ नंबर 7 तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे, अभी पीछे एक्सप्लेन किया। तो 2 नाइट्रोजन है तो 7 इलेक्ट्रॉन एक के पास, तो 2 के पास कितने होंगे 14, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन का नंबर 8 है पीरियोडिक टेबल में, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। तो अगर आप इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये आ जाएगा 14 + 8, ये आ जाएगा आपके पास 22। समझ आ रही बात? 22 नंबर बना जी यहाँ पे, क्लियर है। अब CO2 की बात करो, CO2 की बात करो, यहां पर कर लूं, यहां पर कर लूं, क्या बीच में यहां कर लूं CO2 की बात। अब इसमें एक कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, अब एक ही है तो एक ही बार लिखा। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो 2 में कितने हुए, अगर एक में 8 तो 2 में उसका डबल 16, तो 16 + 6 कितना हो गया 22 हो गया। तो देखो बेशक कंपाउंड अलग अलग थे पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में भी 22 हैं और इस केस में भी 22 हैं। तो ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम रहे थ्रू आउट द कंपाउंड या स्पीशीज, उनको बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। हालांकि अगर आप 12th लेवल के एग्जाम्स जो भी देखोगे उसमें इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। समझ आ रही है बात? तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे जो भी थ्योरीज एंड लेक्चर है जो मैंने आपको बताया है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। पूरा का पूरा आपका 12th का लेक्चर जो है इसी तरीके से, इसी फ्लुएंसी से हम पढ़ा देंगे, और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितनी मैक्सिमाइज करके हेल्प कर पाएँ तो उतनी कर दें। आई होप कि आपको ये लेक्चर आगे हेल्प करता रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे, आप एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी करो। नया एग्जाम है, अच्छा एग्जाम है। आई होप कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी गाइस।